नमस्कार, स्वागत है आपका हेल्दी इंडिया में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। हर शनिवार और रविवार हम लाते हैं आपके लिए हेल्दी इंडिया। आज हम बात करेंगे एलर्जी के बारे में। अगले 1 घंटे तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे एलर्जी की परेशानियों को लेकर। जानेंगे क्या है लक्षण और समाधान। हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल भी मौजूद होगा। साथ ही आप भी फोन लाइंस के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। एलर्जी ये तब होती है जब आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली किसी एलर्जन नामक चीज के प्रति अत्यधिक प्रतिक्रिया करती है। एलर्जन एक विदेशी पदार्थ है जो अधिकांश लोगों के लिए हानिकारक नहीं है, जैसे पराग या पालतू जानवरों की रूसी, फर या पंख वाले जानवरों की त्वचा कोशिकाएं। लेकिन जब आपको एलर्जी होती है तो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली किसी रोगाणु या वायरस की तरह उससे लड़ने की कोशिश करती है। अब आपको बताते हैं कि एलर्जन क्या है। एलर्जन एक ऐसा पदार्थ है जो एलर्जी प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। सबसे आम एलर्जन है धूल, तिलचट्टे, पालतू जानवरों की रूसी या पालतू जानवरों के फर, पराग, कुछ खाद्य पदार्थ विशेष रूप से दूध, अंडे, गेहूं, सोया, मूंगफली, ट्री नट्स और शंख। कीड़े का जहर विशेष रूप से मधुमक्खियों, पीले जैकेट, ततैया, सींग और अग्नि चींटियों से। कुछ दवाएं विशेष रूप से एंटीबायोटिक्स, जिनमें पेनिसिलिन और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी दवाएं जैसे इबुप्रोफेन और नेप्रोक्सन। एलर्जी के कई प्रकार हैं, जैसे त्वचा की एलर्जी, और ये एलर्जी किस कारण उत्पन्न होती है ये भी जान लीजिए। पालतू पशुओं की रूसी से, बिच्छू का पौधा, पौधा पराग, सूरज की रोशनी से, पानी से, खाने से, एलर्जी के लक्षण क्या है ये भी आपको बता देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको किस चीज से एलर्जी है। लक्षण लगभग समान हो सकते हैं, जैसे खुजली, लालपन, सूजन, परतदार त्वचा, फटी हुई त्वचा। अगर आपको इस तरह के कोई लक्षण दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें और समय रहते उपचार लें। हेल्दी इंडिया के लिए गीतू चौहान की रिपोर्ट। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक कुमार जुड़े हुए हैं, एमडी हैं, फिजिशियन हैं, पूर्व प्रेसिडेंट आईएमए। वहीं डॉक्टर पंकज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर स्पेशलिस्ट ईएनटी। साथ ही डॉक्टर गुलशांत पनेसर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं कि एलर्जी है क्या, तो मेरा पहला सवाल है डॉक्टर गुलशांत से। डॉक्टर गुलशांत, आपसे हम जानना चाहेंगे एलर्जी क्या होती है। एलर्जी एक बॉडी का रिस्पॉन्स है
टू एग्जिस्टिंग एलर्जेंस। जो एलर्जन बाहर से भी हो सकता है एनवायरनमेंट्स में, और बॉडी के इंटरनल एलर्जेंस भी होते हैं जो बॉडी के अंदर जनरेट होते हैं। जो बाहर के एलर्जेंस हैं उसमें हमारे एनवायरनमेंट में पोलन, डस्ट, पॉइजन आईवी, डस्ट माइट्स, और इंटरनल एलर्जेंस में हमारे डाइट के द्वारा आए गए एलर्जेंस, या कई बार बॉडी के मेटाबॉलिज्म से भी एलर्जी जनरेट होती है। तो एलर्जिक रिएक्शन जो है वो एक तरह का बॉडी का इम्यून मीडिएटेड रिस्पॉन्स है, जो कि जो प्रोन पर्सन होता है उसकी बॉडी में जनरेट होता है आईजीई सेल्स के जो एंटीबॉडीज़ है उनके माध्यम से, और इओसिनोफिल्स के माध्यम से। इसके भी कई प्रकार होते हैं, पर जनरल कॉमन एलर्जेंस हमारे डाइटरी हो सकते हैं, एनवायरनमेंट से हो सकते हैं, और इंटरनल एलर्जेंस भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल। और डॉक्टर पंकज, तो अगर हम बात करते हैं ईएनटी एलर्जीज की, तो उसमें क्या क्या केसेस सामने आते हैं और किस तरह से उनसे बचा जाए? ईएनटी का जो आपका जो एलर्जी है बहुत ही कॉमन है। अगर परसेंटेज वाइज अगर वर्ल्ड वाइज देखें तो ऑलमोस्ट 10 to 30% कॉमन है वर्ल्ड वाइड। अगर इंडिया में भी देखें तो 10% कॉमन एलर्जी के पेशेंट हैं। और मेनली जो एलर्जी हम लोग कहते हैं एलर्जिक राइनाइटिस होता है ईएनटी से रिलेटेड। इसमें क्या है कि जो एलर्जन आपके जो कांटेक्ट में, चाहे आई कांटेक्ट में हो, चाहे नोज कांटेक्ट में हो, चाहे गले का हो, चाहे लंग का हो, उसमें जो एलर्जन जैसे ही कांटेक्ट होता है उसमें से जो आपकी जो मैडम ने बताया कि आईजी एंटीबॉडी रिलीज होता है, और जो कि मास्ट सेल से अटैच होके बहुत सारे जो हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं उसको रिलीज करते हैं। और रिसेप्टर्स रिलीज होने के कारण जो है पेशेंट में एलर्जिक राइनाइटिस का जो होता है पेशेंट, वो स्नीजिंग का छींक आना, नाक से पानी आना, नाक का बंद हो जाना, स्निफिंग नाक ब्लॉकेज हो जाना, और इस टाइप का जो आँखों से पानी आना, आँखों में इचिंग होना, इस टाइप का जो है सिम्टम्स हम ईएनटी पॉइंट ऑफ व्यू से एलर्जिक के पेशेंट में देखते हैं। जी ठीक है। डॉक्टर अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अभिषेक, और ये हम कैसे पता करें कि किसी को एलर्जी हो गई है किसी चीज़ से? ये कितने दिनों तक रहती है और कब हमें लगता है कि अब डॉक्टर से मिलना चाहिए? देखिए, पेशेंट टू पेशेंट ये चीजें वेरी करती है। किसी में लेट प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, किसी में अर्ली प्रेजेंटेशन होती है। तो कुछ एक में होती है कि इमीडिएट आपको इंस्टेंट किसी चीज से एलर्जी हुई और छींक आने शुरू हुए, जैसा डॉक्टर पंकज ने बताया, तो इमीडिएट किसी चीज से आपको रिएक्शन हुई। लेट रिएक्शन में ड्रग से रिएक्शन हो सकते हैं, किसी ड्रग को लिया आपने और लेट प्रेजेंटेशन हुई, उसमें आपके बॉडी में रैशेज आ गए, सांस लेने में दिक्कत हुई, एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हो गए। ये सारे एलर्जेंस होते हैं, बहुत सारे लाखों में एलर्जेंस है, किसी को भी किसी से हो सकती है। पर ये बताना बड़ा मुश्किल से है कि ये लास्ट कितने दिनों में करेगा और इमीडिएट किसको दिखाना चाहिए। जी बिल्कुल। और डॉक्टर गुलशांत, अगर हम कहें कि सिम्टम्स क्या कुछ आ सकते हैं अगर किसी की बॉडी में एलर्जी हो रही है, और कई बार ऐसा होता है कि हम उसे समझते हैं कि ये सिर्फ आम सी खुजली है या आम सा कुछ हमें हो रहा होगा, इतनी ज़्यादा घबराने की दिक्कत नहीं है, तो कब हमें लगता है कि अलार्म साइन है कि अब हमें इसका इलाज कराना चाहिए? देखिए, चर्म रोग में, स्किन में दो तरह से एलर्जी होती है। एक तो होती है इमीडिएट, एक होती है डिलेड। जो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी है वो एक मेडिकल इमरजेंसी है, उसे हम एनाफाइलैक्सिस भी बोलते हैं। वो बी स्टिंग, वास्प, किसी ड्रग मीडिएटेड, या कोई फूड, चाइनीज़ फूड या कोई भी हमें डाइटरी माध्यम से अगर इंजेस्ट करते हैं या एक्सपोज होते हैं, तो एक टंग में स्वेलिंग, लिप्स में स्वेलिंग और हाइव्स, जिसे हम पित्ती भी बोलते हैं, इस तरीके से वो प्रेजेंट करती है, और वो पूरी जनरलाइज होती है, और उसको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन का जरूरत है। बिल्कुल। जो डिलेड है, आपको रोक रही हूँ, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ रीना जुड़ी हुई है दिल्ली से। रीना जी, आप अपना सवाल पूछिए। माफ कीजिए, रेखा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रेखा जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मैं ना एक बार अपने हस्बैंड के साथ किसी हॉस्पिटल में गई थी, और वहाँ पर जो है ना, उसमें बड़ा हॉस्पिटल था, इतनी सीलन थी वहाँ पे कि मेरी सांस में ना उनकी वो चढ़ गई, और मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हुई कि मैं लंग्स के डॉक्टर के पास गई हूँ। वहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। बताइए, बहुत मुश्किल है मेरे को। जी जी, रेखा जी अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी। रेखा जी, आप अपना सवाल पूछिए, लेकिन पहले मैम टीवी बंद कर दीजिए।
टीवी की वॉल्यूम बंद कर दूं? हाँ, उसके बाद आप आराम से अपना सवाल पूछ सकती हैं। हाँ जी, ठीक है। ऐसा ना, मैं एक बार ना अपने हस्बैंड के साथ एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में गई, नाम नहीं लूंगी हॉस्पिटल का। जैसे ही जी। दरवाजा खुला, वहाँ इतनी सीलन थी ना कि मेरे को इतनी खांसी आई कि मेरे रेखा जी, lungs थोड़ा के सा ऊंचा डॉक्टर बोलिए, को आपकी बताना आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। पड़ा। हाँ जी, बोलिए। हस्बैंड के साथ एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में गई, उनको दिखाना था। जैसे एंट्री करी, वहाँ इतनी सीलन थी कि वो मेरी ना सांस में चढ़ गई और मैं इतना खांसी कि मुझे ना लंग्स के डॉक्टर के पास जाना पड़ा। बहुत बताइए, और अभी तक मुझे वही परेशानी हो रही है। ठीक है। ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा। ठीक क्या है। हुआ क्या? हाँ जी। डॉक्टर पंकज, आप समझ रहे हैं इनके साथ क्या हुआ मैं होगा? बिल्कुल इनका क्वेश्चन समझ गया। मैडम, जो आपका जो है आपको एलर्जी का आपका हिस्ट्री है, बिल्कुल क्लियर कट हिस्ट्री है। जब आप हॉस्पिटल में गए थे तो सीलन से आपको एलर्जी हुआ। जो भी वहाँ पे डस्ट पार्टिकल होगा, वो डस्ट पार्टिकल आपके कांटेक्ट में आने से वो आपका जो है नेजल एलर्जी, जो आपका एलर्जिक है, 80% पेशेंट एलर्जिक राइनाइटिस जो होता है उसमें आस्थमा देखा जाता है। तो आपका क्लियर कट डायग्नोसिस है कि आप आस्थमेटिक पेशेंट पहले से होंगे। और जैसे ही एलर्जी और डस्ट के कांटेक्ट में, जो आपने बताया कि हॉस्पिटल के दीवार पे जो सीलन था, वो एक बहुत ही कॉमन काउज होता है कि घर के अंदर अगर आपका घर में सीलन पड़ी हुई है तो उसके जो डस्ट पार्टिकल है, जैसे ही वहाँ पे सेंट्रलाइज एसी होता है, कोई भी आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे जो एसी होता है सेंट्रलाइज एसी होता है, उसे जैसे ही आपका जो कांटेक्ट हुआ होगा डस्ट पार्टिकल से, आपकी एलर्जी स्टार्ट हुई होगी, स्नीजिंग स्टार्ट हुई होगी और धीरे धीरे वो आपका जो कांटेक्ट है लंग के कांटेक्ट में आने से आस्थमेटिक अटैक आता है पेशेंट में। और आपको उसी समय अगर ट्रीटमेंट जो अगर हॉस्पिटलाइज हैं तो डॉक्टर आपका केयर किए होंगे डेफिनेटली। और इस चीज़ से आप आगे फ्यूचर में भी आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है कि जहाँ पे भी इस टाइप का चीज़ हो तो आप ऑलरेडी वहाँ पे बताएं कि हमें थोड़ा डिफरेंट एरिया और क्लीन एरिया और क्लीन प्लेस पे ही आपको एडमिशन फर्दर, अगर कभी हॉस्पिटलाइजेशन या घर में भी कोई ऐसा कोई सिचुएशन बनता है जहाँ पे सीलन हो, डस्ट हो और तो इस चीज़ और आपका एसी क्लियर नहीं हो, तो इसको प्रिकॉशन आपको रखना है फॉर फ्यूचर भी, क्योंकि ये रिकरेंट अटैक, फिर से ये अटैक आपको आ सकता है। बिल्कुल। और ये देखिए कि वो ट्रीटमेंट कराने के लिए गई थी लेकिन खुद एक एलर्जी का शिकार हो गई हैं। डॉक्टर अभिषेक, आपको नहीं लगता कि आजकल एलर्जी की समस्या ज़्यादा हो रही है और इसके पीछे क्या कारण, क्या वजह आप मानते हैं? एलर्जी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ी। इसमें हमारा सबसे अच्छा सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर है। हम अपने खान पान पे कितना ध्यान दे रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पहन रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं तो मास्क यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम अगर वीक होएगा तो रिएक्शन होएगा, उसमें आपको दिक्कतें आएंगी। तो अपने लाइफ स्टाइल को बिल्कुल दुरुस्त करके रखना चाहिए इसमें। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, वीना जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं आगरा से। जैन जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर जी, सुन पा रहे हैं आपको सर, अपना सवाल पूछिए। इनकी 4-5 साल से खुजली है पैरों में, घोटू से नीचे पैरों में और पैरों तक। नहीं, पैरों में आपकी तकलीफ है? पैरों में घोटू से नीचे तिली तक खुजली है, तिलियों में और पैरों में। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं? इलाज करा रहा है 4-5 साल से, कोई सही नहीं हो पा रही है। डॉक्टर गुलशान जी, आप समझ पा रहे हैं इनका सवाल? पैरों में खुजली बता रहे हैं। मैं आपका सवाल समझ रही हूँ, लेकिन आपका सिर्फ खुजली एक एलर्जी का कारण नहीं वजह नहीं हो सकता है। खुजली एलर्जी की वजह से भी हो सकती है, कोई और रीज़न से भी हो सकती है। तो इसके लिए तो पूरा हिस्ट्री और एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने पहले बोला था, एक इमीडिएट एलर्जी होती है और एक डिलेड होती है। तो डिलेड में खुजली होना, लाल पैचेस होना, एक्जिमा होना, ये सब आमतौर पे देखा गया है और ये बॉडी में बहुत जगह हो सकता है, जैसे कि हमारी कोनिया है या घुटने के पीछे है या पैरों में है। तो इसके लिए एक्जिमा टाइप है। हाँ जी, तो इसके लिए आप वो एक एटोपिक एक्जिमा होता है जो एलर्जी के पेशेंट्स में होता है, जिनकी फैमिली में एलर्जीज होती हैं, जो बहुत इचिंग के साथ प्रेजेंट करता है। तो इसके लिए आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके अपना हिस्ट्री और एग्जामिनेशन करा के इलाज करना पड़ेगा। आप किसी भी वरिष्ठ किसी भी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं।
5 साल से इलाज चल रहा है। कह रहे हैं इलाज चल रहा है इनका। तो वो तो फिर ये तो अब डिटेल में आपका देखना पड़ेगा कि क्या इलाज आप कर चुके हैं और अब क्या पॉसिबल हो सकता है। इस माध्यम से तो मुश्किल होगा करना उसको अभी। यानी पूरा एग्जामिनेशन आपको कराना होगा, और चेकअप्स एलर्जी कराने के होंगे। भी बहुत सारे फिर टेस्ट करते हैं हम, पैच टेस्टिंग भी होता है, आपको ये बता पाए कि आपको किस चीज से एलर्जी टेस्ट होती करा रखी है हमने। है। ठीक है, फिर आपका सर हिस्ट्री का और एग्जामिनेशन और पूरा केस स्टडी होके ही हम आगे कुछ बता पाएंगे। और हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं संजीव कुमार, बोकारो से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी अपना सवाल पूछिए। हेलो जी संजीव जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। अभिषेक कुमार जी से मेरा सवाल है कि धुआं से मुझे एलर्जी है, धूल और धुआं से। धूल से आपको एलर्जी है? हाँ 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 हाँ, सर। क्या जानना चाहते प्रॉब्लम हैं आप? होती है। क्या दिक्कत होती है उसमें? सांस फूलती है आपकी, खांसी आते हैं आप? सांस के दमा टाइप का फूलती है शाम शाम। यस। ठीक है। देखिए इसमें यही लग रहा है तो आपको धूल से और या धुएं से एलर्जी है, तो आपको इन चीजों से बच सांस के रहना फूलती है, पड़ेगा। शाम होते अगर ही ऑटोमेटिक सांस फूलने लगती है। तो इसमें आपको कुछ एक ब्लड टेस्ट कराने पड़ेंगे। क्योंकि आप लोकल कोई डॉक्टर होंगे मेडिसिन के, उनको आप मिल सकते हैं। हो सकता है आपका एस्ट्रोफिलिया लेवल बढ़ा हुआ हो जिसके कारण ये दिक्कतें आती है। तो आप एक बार लोकल किसी डॉक्टर से मिल करके अपने एस्ट्रोफिलिया की टेस्ट कराएं। तो ऑफ एंड ऑन कभी कभार होता है, जिसका मतलब यही होगा कि आपका एस्ट्रोफिलिया लेवल बढ़ा होगा। तो आप एक बार मिल लें किसी डॉक्टर से, वहाँ अच्छे डॉक्टर है बोकारो में, आपके मिल सकते हैं आपको। जी बिल्कुल। और हमारे साथ डॉक्टर शिखा खरे भी जुड़ गई हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर शिखा आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। और हमारे साथ लगातार कॉलर्स जुड़ रहे हैं, इसलिए मैं रुक करूंगी। नुसरत जी हैं हमारे साथ, मेरठ से जुड़ रही हैं, वो कॉलर हैं। नुसरत जी अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है, मेरे सर में एलर्जी बहुत है, सर में बालों के अंदर जो सर है जी। सर में बालों के अंदर एलर्जी है, मेरे जख्म हो जाते हैं बारी बारी। अच्छा। उससे फिर खुजली आती, फिर वो तुरंत हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करें? ठीक है डॉक्टर शिखा, आपने इनका सवाल सुना होगा। नुसरत जी कह रही हैं उनके बालों में बहुत ज़्यादा एलर्जी है, जख्म उनके सिर में हो जाते हैं, इसके लिए क्या उपाय बताएंगी? डॉक्टर शिखा आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप ज़रा माइक अनम्यूट कर दीजिए। लगता है जी जी बोलिए बोलिए डॉक्टर शिखा। हाँ, यदि आपको किसी तरह का इन्फेक्शन है तो आपको तेल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि कोई भी जो तेल होता है किसी भी बैक्टीरिया फंगस का खाना होता है। साथ में क्लीन करना चाहिए। एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद एंटी बैक्टीरियल भी होते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली शैम्पू करना है, कम से कम 10 मिनट शैम्पू आप रख, तो जो आपका पापड़ा पकता है पानी से अपने आप निकलेगा। आप साथ ही किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो एंटीबायोटिक तो आपको एंटी फंगल ट्रीटमेंट दिया जाए। जी। और हमारे साथ अगले कॉलर प्रमोद यादव जुड़ गए हैं, ये मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी अपना सवाल पूछिए। प्रमोद जी क्या जानना चाहते हैं आप? अपना सवाल पूछ सकते हैं। लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। तो डॉक्टर गुलशान, जैसा कि एलर्जी भी बताई हमारे कॉलर नुसरत जी ने कि जो सर में जख्म जैसे होते हैं, तो काफ़ी गंभीर एलर्जी है ये तो, और इसका किस तरह से निदान किया जाए और कैसे पता चले कि किसी को इस तरह की एलर्जी है? पहले तो सर में एलर्जी होना है तो ये जख्म ज़रूरी नहीं है एलर्जी के ही हो, पर एलर्जी जो स्किन में होती है वो किसी भी पार्ट पे हो सकती है। सर में भी वो पैचेस की तरह प्रेजेंट करेगी, लाल पैचेस होंगे जो सेकेंडरीली इन्फेक्ट होकर जख्म भी बना सकते हैं। तो इनके लिए उनको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं ताकि जख्म पहले कम हो सके। फिर कुछ टॉपिकल मेडिकेशंस देते हैं जो कि सैलिसिलिक एसिड या एंटीबायोटिक टॉपिकल या फिर टॉपिकल मॉडरेटली पोटेंट स्टेरॉइड्स देते हैं लगाने के लिए कुछ समय तक। फिर उसके एंटी डैंड्रफ शैम्पूज या एंटीसेप्टिक शैम्पूज भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। और एंटी एलर्जी की दवाएं भी होती है जिनको हम एंटी हिस्टामिनिक्स कहते हैं। बिल्कुल। तो उनको आप प्रिस्क्रिप्शन करवा के ले सकते हैं।
ठीक तो है। उससे आपको काफ़ी आराम होगा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, प्रभाकर जी। प्रभाकर जी, अपना सवाल आप पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? प्रभाकर जी, अपना सवाल पूछिए। तो छिपा की 15 साल की, जी, बोलिए, क्या जानना और चाहते हैं? अभी ठीक बंद हो गई है। अभी पैरों पे ऐसे काले निशान आ गए। पैरों पर काले निशान पैरों है। पे काले निशान आ गए, खुजली चलती है और उसमें से चमड़ी निकलती है। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये इसका क्या इलाज होगा मतलब। ठीक है, डॉक्टर पंकज स्किन से रिलेटेड जी, ठीक है। ठीक है, डॉक्टर शिखा से जान लेते हैं। डॉक्टर शिखा, बताएंगे आपकी आखिर इनको क्या समस्या हो रही है कि पैरों पे जो काले निशान आ रहे हैं? देखिए, कई चीजें भी हो सकती है। पैरों में काले निशान आ गए हैं तो या तो सफाई नहीं हो सकती है, या तो हो सकता है आपको एलर्जी का स्टिग्मा हो, या सोरियासिस हो सकता है, या केरेटोडर्मा भी हो सकता है। तो वो तो देखिए इलाज आप कर सकते हैं। दिन आधा घंटा सुबह शाम, उसके बाद जी, कोई भी इंटेंस क्रीम या मॉइस्चराइजर होता है वो आप लगा लीजिए, ठीक और है। बाकी आप डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं, रामचंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामचंद्र जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते जी मैडम जी। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, मेरा ना तो सिर में खुजली बहुत होती है। जी, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराइए। मेरा सिर में खुजली बहुत होती है और टांगों में खुजली बहुत होती है। सिर में और टांगों में खुजली होती है। और डॉक्टर और गुलशन, तीसरा है गले में खराश बहुत ज्यादा है, नाक में नजला बहुत गिरता है। नाक में भी दर्द होता है? नजला। नजला गिरता है अच्छा, सुबह सुबह नजला बहुत होता है, कमी ठीक होती है। हाँ। ठीक है, तो पहले तो डॉक्टर गुलशन जी आप बताइए कि आखिर क्या समस्या आप समझ पा रही हैं? कहाँ, सर में और टांगों में? हाँ, खुजली सर में और होती है। टांगों में खुजली। आपके सर और टांगों में कोई लाल निशान या कोई पैचेस भी है, या सिर्फ खुजली है? जान पड़ गए हैं। अगर अगर खुजली है, देखिए खुजली एक एलर्जी का कारण लक्षण होता है खुजली, पर एकमात्र लक्षण नहीं होता है। तो कोई भी केस को हम पहले पूरा हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से ही लेते हैं। पर अगर मान भी लिया जाए कि इनको एलर्जी ही है, तो एंटी एलर्जिक दवा ले सकते हैं। एक बारी डॉक्टर से जांच भी करवा सकते हैं। अगर एलर्जी का कोई लक्षण और भी पाया जाता है, तो जैसे मैंने पहले बोला, पैच टेस्टिंग और जो एलर्जन के प्रोफाइल होते हैं वो टेस्टिंग करवा सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली एलर्जन को अवॉइड करते हुए आपका इलाज हो सकता है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं शिमला से, रामानंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामानंद जी, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। रामानंद जी, आवाज आ रही है आपको? क्या जानना चाहते हैं आप? सवाल पूछ सकते हैं। लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर शिखा, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार ये बात हो रही थी कि काले धब्बे हो जाते हैं, तो क्या ये भी किसी एलर्जी में आते हैं? जो फेस काले धब्बे होते हैं, उनकी बात करते हैं, ये एलर्जी का सिम्टम हो सकते हैं, बट न्यू फॉर्म की छाइयाँ होती है जो धूप के कारण हो सकती है। हालांकि यदि आपको बॉडी में कोई भी चीज भी एलर्जी होती है, तो वो एक तरह की स्किन पे चोट है, जैसे आप गिरते हो उसकी चोट लगती है, वो काला या सफेद निशान चोट की जाता है। तो यदि आपको कभी इसमें रात हुआ है तो वो भी काले धब्बे चोट जा सकते हैं, लेकिन काले धब्बे का एलर्जी उसे बोलते हैं हम लोग पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। जी, तो ये एक तरह का पिगमेंटेशन का टाइप हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि एलर्जी ही पिगमेंटेशन हो। ठीक है। और हमारी ये चर्चा लगातार चलती रहेगी एलर्जी को लेकर। साथ ही हम अपने कॉलर से कहना चाहेंगे, अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आज हम बात कर रहे हैं एलर्जी को लेकर। हमारे साथ कॉलर्स भी लगातार जुड़ते जा रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित जुड़े हुए हैं जम्मू से। अमित जी, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? बैक पोर्शन जो है उसमें ईचिंग रहती है, दवाई लगाओ, लेकिन फिर भी जब सनरेज बढ़ती है तो उसमें ईचिंग हो जाती है। तो दवाई लगाते हैं, हर साल ये होता रहता है। ठीक है, डॉक्टर शिखा, आपको समझ में आया कि वो कह रहे हैं कि इचिंग की समस्या उन्हें है और दवाई लगाते हैं उसके बाद भी फिर इचिंग हो जाती है? देखिए, हर साल अगर उनको जी, एयरबॉर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, कई सारे एलर्जीज होते हैं। एलर्जी है तो ये मे बी पॉलन ग्रेन की वजह से हो सकता है, और इसमें फोटो एग्रीवेशन हो रहा है। बेसिकली इनको खुद को फोटो बाहर निकलना है। जब बस चश्मा लगा के, काले कपड़े चश्मा लगा के, छाता लेके, ग्लव्स चढ़ा के, पूरी प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन इज मस्ट।
बाकी एंटी एलर्जिक्स ले सकते हैं, अपनी को मॉइस्चराइज रखें लगाए और डर्मेटोलॉजिस्ट खाएंगे तो हम एंटी एलर्जिक स्टेरॉइड या कोई इम्यूनोसप्रेसिव इम्यूनोमोड्यूलेटर ट्रीटमेंट देंगे इनकी सिवियरिटी के अकॉर्डिंगली। जी प्रिवेंशन इनको करना पड़ेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश से भी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी अपना सवाल पूछे, क्या जानना चाहते हैं? जांघों में बहुत खुजली आती है और स्किन एकदम लाल चक्के जैसी हो जाती है। ऑइंटमेंट लगाया, लोशन लगाया, फिर भी कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, डॉक्टर गुलशान जी कहाँ पे पैचेस थाइज में, जांघों में इनकी खुजली हो जाती है? देखिए जांघों में अगर खुजली है तो ये इसका सबसे ज़्यादा कॉमन कारण तो फंगल इन्फेक्शन होता है। तो आप पहले ये इंश्योर करें कि आपको कहीं दाद तो नहीं है, फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, जो कि बहुत इजीली एंटी फंगल दवाओं से और एंटी एलर्जिक दवाओं से ट्रीट हो जाती है। अगर फंगल इन्फेक्शन नहीं है तो आपको अगर एलर्जी है तो उसके लिए फिर आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट की राय लेनी चाहिए, जो कि कोई टॉपिकल माइल्ड क्रीम्स देंगे और एंटी हिस्टामिनिक दवा देंगे, तो उससे एलर्जी ठीक हो जाएगा। तो आप पहले ये जानिए कि कहीं वो दाद तो नहीं है, और अगर दाद है तो उसका एंटी फंगल दवा से इलाज कीजिए और सफाई का ख्याल रखिए, मॉइस्चर और ह्यूमिड एनवायरनमेंट अवॉइड करिए और ढीले कॉटन के कपड़े पहनिए। जी, अगले कॉलर लुधियाना से हमारे साथ जुड़ गए हैं गिरधारी लाल जी। गिरधारी लाल जी अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल है मैडम, जैसे पैरों में नीचे जहाँ पे डालते हैं वहाँ पे इचिंग होती है और फेस पे छोटे छोटे दाग हो जाते हैं काफी बार। जी, कहाँ पर ये समस्या बता रहे हैं आप? हाँ, पीठ में हाँ इचिंग भी होती है, जैसे हो जाते हैं, दाने से हो जाते हैं। कह रहे हैं इचिंग होती है और लाल दाने निकल आते हैं। हाँ, लाल दाने पीठ में और चेहरे पे, और जहाँ पे हम सोप डालते हैं वहाँ जी, पैरों पे, चेहरे पे भी बता रहे हैं डॉक्टर गुलशान। हाँ चेहरे पे इचिंग और लाल दाने होते हैं चेहरे पे, और कहाँ होते हैं? पैरों में नीचे, पैरों के नीचे। और ये क्या हमेशा रहते हैं या आते और जाते रहते हैं? आते जाते रहते हैं, इवनिंग के टाइम ज्यादा होते हैं। कब, किस टाइम ज्यादा होते हैं? इवनिंग शाम के टाइम, इवनिंग के टाइम ज्यादा हाँ होते जी। हैं। तो देखिए हर खुजली का कारण, जैसे मैंने बोला, एलर्जी नहीं है। अगर शाम के टाइम होता है तो आपके केस में फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है कि और फैमिली में किसी और को भी तो नहीं है, क्योंकि एक इच माइट होता है जिसे हम स्केबीज बोलते हैं, और वो नॉर्मली उसमें ऐसे ही जगहों पे खुजली होता है और वो शाम के टाइम ज़्यादा होता है। तो ये हथेली और पैरों में होता है। और जो फेस का इचिंग है उसके लिए भी आपको एक बार एग्जामिनेशन कराने की ज़रूरत है कि ये किस कारण से है। लेकिन अगर आपको चकत्ते हैं या लाल पैचेस हैं और खुजली होती है तो ये इसका कारण एक एलर्जी हो सकता है, जिसकी एक प्रॉपर उपचार आपको करना पड़ेगा, जो कि 4 से 6 हफ्ते या कई बार 8 हफ्ते तक भी उपचार होता है इसका। तो प्रॉपर डायग्नोसिस करना होगा। अगले कॉलर हमारे साथ हरियाणा से आशीष जी जुड़े हुए हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हेलो जी सर, मेरा सवाल यह है, मेरे को पिछले 4-5 साल से इचिंग है और मैं लगातार सिट्रीजिन का टैबलेट खा रहा हूँ, एक दिन छोड़ के। मेरे को कोई निशान नहीं होता, पूरी बॉडी में कहीं भी खारिश वगैरह स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, डॉक्टर शिखा आपको क्या लगता है? ये बता रहे हैं कि इनको खुजली रहती है, 4-5 साल से समस्या है। दाने निकलते हैं इनको, क्या ये 24 घंटे के अंदर ठीक हो जाते हैं या नहीं होते हैं? जी दोबारा जी, आपसे सर ये जानना चाहेंगे आशीष जी कि आपको ठीक हो जाते हैं और दोबारा से खुजली होती है, ऐसा कुछ होता है? हाँ जी मैडम, दोबारा से शुरू हो जाता है। दोबारा शुरू हो जाता है, ठीक होता है, फिर शुरू हो जाता है, ये कह रहे हैं? 2 दिन तो फिर मेरे को मेडिसिन खाना पड़ता है। क्या? हाँ ठीक है, दवाइयों से या बिना दवाइयों की भी अगर आपकी प्रॉब्लम सफिशिएंटली ठीक हो जा रही है तो मोस्ट लाइकली है अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया को हम हिंदी में पित्त या दावत भी बोलते हैं ना। ये टाइप होते हैं अक्यूट और क्रोनिक, जिससे आप 5 दिन की हिस्ट्री देखिए तो ये अक्यूट अर्टिकेरिया है। मोस्ट कॉमन कॉज इनका इन्फेक्शन है। आपके पेट में दर्द, पेशाब में दर्द, बुखार, गला खराब, ऐसा कोई हिस्ट्री आपका? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं हिस्ट्री है। हाँ, तो आप कर सकते खा लीजिए किसी डर्मेटोलॉजिस्ट, वो आपको एंटी एलर्जिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा लगा। ठीक है, हमारे साथ अगले कॉलर यशदेव महाजन जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। यशदेव जी अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, इसका क्या इलाज है एंजियोन्यूरोटिक ईडिमा का? जी क्या बोल रहे हैं, सवाल पूछिए।
ये व्हाट इज द क्योर फॉर एंजियोन्यूरोटिक इडिमा? आपको समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? या आप शायद एंजियोन्यूरोटिक एडीमा की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, एंजियोन्यूरोटिक एडीमा एक मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकता है और इसके दो तरह के कॉजेज होते हैं। एक तो अक्वायर्ड होता है, एक हेरिडिटरी एंजियोन्यूरोटिक एडीमा है। अब ये तो आपका डिटेल हिस्ट्री लेके पता करना पड़ेगा, बट एंजियोन्यूरोटिक एडीमा का इलाज भी एंटी हिस्टामिनिक दवाओं से होता है और वो कई बारी इंट्रावीनस रूट से भी देना पड़ सकता है या फिर ओरल टैबलेट से भी देना पड़ सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है तो कई बारी इंट्यूबेशन का भी ज़रूरत पड़ सकता है अगर टंग में स्वेलिंग है और रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी है तो ये हेरिडिटरी है या नॉन हेरिडिटरी है वो कंप्लीट हिस्ट्री के बाद पता चलेगा, लेकिन एंटी एलर्जिक दवा ही लेना होता है इसका इलाज। तो डॉक्टर साहब इसमें इंजेक्टेबल ही काम करता है या ओरल? अगर प्रॉब्लम बहुत अक्यूट और सिवियर है तो इंजेक्टेबल लेना होता है। अच्छा, वो टेबलेट से नहीं वो कंट्रोल होता? अगर माइल्ड है और रेकरेंट होता है और जैसे ही होता है आप उसे टैबलेट ले लें तो आप उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं रिएक्शन को। अगर तो आपको मालूम है कि एंजियोन्यूरोटिक एडीमा है तो जब आपको लक्षण महसूस होने लगे तो आप एंटी एलर्जिक दवा पहले ही खा ले तो कंट्रोल भी हो जाता है। तो डॉक्टर साहब इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड की जरूरत पड़ेगी? अगर सिवियर केस है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड की जरूरत भी पड़ती है। इंट्रावीनस एवल और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की भी जरूरत पड़ती है अगर सिवियर रिएक्शन है तो। वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ओरल ले सकते हैं कि वो इंजेक्टेबल? सर ये ना पूरा केस स्टडी करके ही हम बता सकते हैं कि कितने डोज में कितनी देर तक कैसे लेना है। पर जैसे मैंने बोला अगर मेडिकल इमरजेंसी है तो इंट्रावीनस है और अगर क्रॉनिक है और आ रहा है और जा रहा है तो ओरल भी ले सकते हैं। डेक्सामेथासोन की तरह का? डेक्सामेथासोन? हाँ जी, डेक्सामेथासोन देते हैं, वो डॉक्टर की डिस्क्रिप्शन और डॉक्टर की एग्जामिनेशन के बाद ही दिया जाएगा। जी ठीक है मैम, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे जो आप इस बीमारी का जिक्र कर रहे हैं एंजियोन्यूरोटिक एडीमा, आखिर ये बीमारी है क्या? ये एंजियोन्यूरोटिक एडीमा एक तरह का सिवियर एलर्जी है। ये एक हेरिडिटरी कारण से होता है जिसमें C1 एस्टरेज डेफिशिएंसी, एक एंजाइम डेफिशिएंसी होता है, या फिर अक्वायर्ड कॉज हो सकता है। अक्वायर्ड में कई मेडिकेशंस होती है जिनसे एंजियोन्यूरोटिक एडीमा होता है, जिसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एक कॉमन कॉज है एंजियोन्यूरोटिक एडीमा होने का। और कई बारी जैसे कि हमने बोला हाइव्स और एलर्जी है उनकी वजह से कई अगर वो सिवियर है तो भी एंजियोन्यूरोटिक एडीमा हो सकता है। इसमें फेस बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाता है, टंग पे भी स्वेलिंग आती है, लिप्स पे भी आती है, आईज़ के अराउंड भी आती है और कई बार वो स्वेलिंग इतनी सिवियर हो सकती है कि रेस्पिरेटरी पैसेज ब्लॉक हो जाए। तो उस केस में उसको अक्यूट इंट्यूबेशन और आईवी मेडिकेशन से हैंडल करना होता है। लेकिन अगर क्रॉनिक आ रहा है और जा रहा है और हमें आपको इस बात का ज्ञान है कि अगर किसी मेडिसिन से हो रहा है तो हम वो मेडिसिन विड्रॉ कर लेते हैं, और आपको आ रहा है और जा रहा है और आपको ज्ञान है तो आप इसको ओरल टैबलेट से कंट्रोल कर सकते हैं। जी ठीक है। डॉक्टर अभिषेक, आपको क्या लगता है कि जो अभी हमारा लाइफस्टाइल हो गया है पहले से कहीं ना कहीं हम बहुत तेज़ रफ्तार में चल रहे हैं और ऐसे में हमारे आसपास जो विकास हो रहा है उसको लेकर भी हम ये कह सकते हैं कि जो पॉल्यूशन है वो लगातार बढ़ रहा है, यानी हमारा एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं अब नुकसान की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्या ये वजह भी हो सकती है एलर्जी की? डेफिनेटली, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप प्रोन हो जाते हैं। घर के अंदर तो आप एलर्जन बहुत सारे भी होते हैं, घर के अंदर भी ले सकते हैं, पर बाहर जब आप निकलते हैं धूल है, आजकल आप देखे होंगे जो कपास के छोटे छोटे से पार्टिकल्स भी उड़ रहे होते हैं, ये भी ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं लोगों को। फिर फूल के परात होते हैं, ये सब दिक्कत कर रहे हैं। तो एनवायरमेंटल फैक्टर तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा ये रहता ही है। इसमें आपने बस यही करना है, जो मास्क पहन के यूज करें, मास्क यूज करें, अपने बॉडी को ज्यादा से ज्यादा पानी हाइड्रेट रख के सब चीजों से ये कर सकते हैं, बचाव करते हैं आप एलर्जी से। जी बिल्कुल। और डॉक्टर पंकज, अगर हम बात करते हैं नाक कान की तो यहाँ पर क्या हम समझे इसकी एलर्जी किस तरह से होती है और इनके क्या कुछ लक्षण होते हैं? लेकिन उससे पहले कॉलर लेते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, प्रमोद यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो सर, नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, बोलिए। मैडम, मेरे को एलर्जी है तो शरीर जो है ना खुजली जैसा होने लगता है, तो मैं डायरेक्ट एक टैबलेट आता है वो खाता हूँ,
तो फिर एलर्जी जो मेरा कम हो जाता है। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं? तो वो कैसे ठीक होगा, कितना दिन खाना पड़ेगा एटारक्स, और एटारक्स से कुछ साइड इफेक्ट नहीं है क्या शरीर बॉडी में? डॉक्टर गुलशांत, आप बताइए। देखिए, जो HRX जहाँ तक मैं समझ रही हूँ एंटी एलर्जिक है, फेक्सोफेनेटिन। जो ये दवाइयाँ हैं आजकल की लेटेस्ट एंटी एलर्जिक्स, ये काफ़ी सेफ़ हैं। इनको हम 3 महीने, 6 महीने और लंबे समय तक भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है तो आजकल बायोलॉजिकल्स भी होते हैं जो कि हम देते हैं, वो सारा आपका टेस्ट करने के बाद ही दिया जाता है। तो लेकिन आपके सवाल पे ये कि जो आप ये दवा खा रहे हैं ये लंबे समय तक खाई जा सकती है। जो भी एंटी हिस्टामिनिक्स है वो अप डोज भी कर सकते हैं। आपका जो रिक्वायर्ड डोज है उससे अप टू 4 टाइम्स भी आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप ले सकते हैं। तो ये इनको आमतौर से 3 से 4 महीने तक आप आराम से ले सकते हैं अगर आपका एलर्जी है। उसके बाद इसको स्लोली विड्रॉ किया जाता है। ये भी डॉक्टर की जांच के, डॉक्टर के कंसल्टेशन या फॉलोअप के तहत ही करते हैं। तो आप इसका रेगुलर किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके अपना फॉलोअप समय समय पर कर सकते हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से हम डॉक्टर पंकज से पूछ रहे थे कि आखिर आंख, नाक और कान की क्या एलर्जी हो सकती है और क्या इसके लक्षण होते हैं? नाक, कान और गले का जो एलर्जी है बहुत ही कॉमन हो गया है आज के डेट में। उस एक्चुअली जब एलर्जी हम देते हैं, एलर्जी को जब हम डिफाइन करते हैं तो 2 लक्षण आपको कम से कम होना चाहिए। चाहे आपका नाक से छींक आना, नाक से पानी आना, नाक से स्मेल चला जाना, नाक बंद हो जाना, नाक का स्टफी हो जाना, तो इस टाइप का लक्षण अगर आ रहा है तो आप एलर्जी के पेशेंट हैं। 2 टाइप का जो जनरली ये जो सीजनल होता है और पेरिनियल होता है। सीजनल में आप देखेंगे कि जब भी आपका सीजनल वेरिएशन में जब न्यू फ्लावर्स आते हैं, न्यू पॉलेंस आते हैं, न्यू ग्रास आते हैं, तो उस टाइम पे जो एलर्जी के पेशेंट को जब भी उसके कांटेक्ट में आते हैं तो उनको स्नीजिंग, नाक से पानी आना, नाक से छींक आना जो है लक्षण आना शुरू हो जाता है। यानी पॉलेंस जो होते हैं वो भी एलर्जी करते हैं। सर, इससे हम आपसे जानेंगे और फिलहाल एक कॉलर को ले लेते हैं। भोपाल से हमारे साथ किशोर जी जुड़े हुए हैं। किशोर जी, अपना सवाल पूछिए। किशोर जी, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? हाँ, वो पेट में बहुत खुजली है, जैसे काले काले निशान पड़ गए। जी, एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा दीजिए। लगता है इनको दिक्कत हो रही है। हाँ, आधे पेट में बहुत खुजली कर रही है, जैसे थप्पा जम गया है। खुजली बहुत ज्यादा हो रही है? हाँ, बहुत खुजाता रहते। हाँ। दवाई भी बहुत करी है। तो ये आपको कब से समस्या बनी हुई है? हो गए 2-3 साल हो गए। ठीक है, डॉक्टर गुलशान जी, क्या खुजली की समस्या है? 2 से 3 साल हो गए इनको अभी। आपका उम्र क्या है? जी, एज क्या है आपकी? मेरी नहीं है, मेरे बेटे की है। हाँ, उनकी एज क्या है वो बता दीजिए। 45 साल। 45 साल। और खुजली के अलावा और भी कोई लक्षण है? कोई पैचेस, कोई लाल निशान, कोई रैशेस? वो पेट पे है थोड़ा, जैसे चाय के निशान नहीं रहते। चाय पीने का जिक्र कर रही है? नहीं, कोई खुजली चाय के कलर की चाय की वजह से। ये तो आप खुद डायग्नोज कर रहे हैं कि चाय की वजह से है। अगर आपको लगता है चाय की वजह से तो चाय ना पिए, पर अगर सिर्फ चाय की वजह से नहीं, चाय जैसा कलर। चाय जैसा कलर? चाय जैसा कलर मतलब कि थोड़ा सा ब्राउनिश उसमें बताने की कोशिश पेट में है वो, पेट में। फेस का कलर भी चेंज हुआ है? हाँ, पेट में अलग है, पेट में अलग है। अच्छा, क्या वो हेयर कलर इस्तेमाल करते हैं? नहीं, वो मेडिकल के ट्यूब लेके आता है, वो लगाता है। क्या क्रीम लेके आते हैं वो लगाते हैं? नहीं, मैं पूछ रही हूँ क्या वो हेयर डाई इस्तेमाल करते हैं? बालों में कलर करते हैं क्या वो? हाँ हाँ। तो बहुत बारी फेस पे जो खुजली होती है या फेस पे आपके लक्षण आते हैं तो वो बहुत बारी हेयर डाई से एलर्जी की वजह से होते हैं, जो कि एक बहुत कॉमन कॉज है फेस पे एलर्जी और पैचेस होने का भी। तो उनका ये पैच टेस्ट करवा सकते हैं या फिर कलर ऑल्टरनेटिव, आजकल दूसरे कलर्स आ गए जो थोड़े से माइल्ड होते हैं या फिर अमोनिया फ्री होते हैं, वो कलर यूज़ करिए। उनको मेरे ख्याल से अपना हेयर डाई चेंज करने का ज़रूरत है। जी, संस्कृति रस्तोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। संस्कृति जी, अपना सवाल पूछिए।
रस्तोगी जी अपना सवाल पूछिए। संस्कृति आप हमें सुन पा रही हैं तो पूछिए, क्या जानना चाहती हैं? मेरा ये सवाल है कि मुझे लाइक एलर्जी है डस्ट से। जब भी मैं उससे कांटेक्ट में आती हूँ तो कोल्ड हो जाता है मुझे और स्किन पे एलर्जी हो जाती है, रेड स्वेलिंग टाइप। बैक पे एलर्जी है आपके? हाँ। ठीक है, और कब से है ये काफी 3 इयर्स प्लस ही हो गया। 3 से 4 साल आप बताने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ। ठीक है। डॉक्टर गुलशान जी, एलर्जी बता रही हैं पीठ पे, बैक साइड। क्या आपको खुजली और लाल दाने भी हैं क्या बैक पे? हो जाते हैं, जब वो एलर्जी मतलब डस्ट कांटेक्ट में आता है तब वो हो जाते हैं, फिर अपने आप वो सही हो जाता है। हाँ, तो ये जैसे हम बोलते हैं एक क्या वो पित्ती जैसा होता है, जैसे पित्ती होती है वैसे? हाँ। तो जैसे कि हमने बात करी कि हाइव्स या पित्ती, इसको हम अर्टिकेरिया बोलते हैं, वो अगर 6 हफ्ते से लॉन्गर ड्यूरेशन से होता है उसको हम क्रॉनिक स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया बोलते हैं। तो इनको क्रॉनिक स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया है, उसका कॉज कई बार इंटरनल होता है, लेकिन अगर इनको डस्ट से आ रहा है तो आप डस्ट को अवॉइड करिए और एंटी एलर्जिक का दवा खा सकते हैं। और कुछ लगाने की दवाएं भी हैं जो कि आप लगा के इस प्रॉब्लम से कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे साथ अगले कॉलर जी, बोलिए बोलिए। एक मेडिसिन मैं यूज कर रही हूँ, इजीकॉस AZ नाम है उसका। वो जब मैं यूज करती हूँ तो वो ठीक हो जाता है, फिर जब छोड़ दूंगी उसका कोर्स तो अपना आप वो हो जाता है फिर से। क्या मुझे क्या हर टाइम एक मेडिसिन यूज कर रही है, उसको जब इस्तेमाल करती है ठीक होती है, लेकिन मेडिसिन का नाम बताइए, मेडिसिन का नाम। इजीकॉस AZ। इजी आई कांट इजीकॉट। इजीकॉट, ये तो इजीकॉस AZ। इजीकॉट ए लगाने की है या खाने की है? नेजल स्प्रे। नेजल स्प्रे है तो स्टेरॉइड नेजल स्प्रे होगा। स्टेरॉइड है, आप नेजल स्प्रे यूज करते रहिए। मुझे जो समझ आ रहा है, देखिए एक कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं एटोपी, वो इनहेरिटेड कंडीशन होती है। वो उस जिनको एटोपी होती है दे आर मोर प्रोन टू एलर्जीज, तो उनको स्किन में भी एलर्जी रहती है और उनको एलर्जिक राइनाइटिस भी रहता है ऑफ एंड ऑन, वो लाइफ लॉन्ग रहता है क्योंकि वो जेनेटिक है। तो जब उनको प्रॉब्लम एग्रेवेट होती है उनको उसका ख्याल रखना चाहिए और दवाएं जो प्रिस्क्राइब्ड है वो लेनी चाहिए। और बीच बीच में अपना एनवायरनमेंट का कंट्रोल होना चाहिए कि डस्ट को ज़्यादा एक्सपोज ना करें। तो ये जो लोग फैमिली में, आपकी फैमिली में किसी को एस्थमा है? नहीं। तो अभी मोस्टली जो एटोपी की फैमिली होती है उन्हीं में ऐसे लक्षण देखे गए हैं। तो आपको सिर्फ एलर्जन को अवॉइड करके दवाओं की मदद से ये करना चाहिए जो भी है। हमारे साथ जो कोल्ड जाता है हर टाइम। डॉक्टर पंकज जी, जो आपका जो बता रहे हैं कि आप स्प्रे ले रहे हैं और कोल्ड होता है, ये नेचुरल आपका जो एलर्जिक आपका बॉडी है, एलर्जिक तो है ही। तो जो आप स्प्रे ले रहे हैं, जो स्प्रे आपने बताया कि आप नाक के अंदर जो लेते हैं, वो बहुत ही सही स्प्रे है। आप उसको कंटिन्यू कीजिए। एटलीस्ट उसके 2 पफ जो है दोनों साइड नॉस्ट्रिल में डालना है। लेकिन तरीका जो है, अगर आप अच्छे से नेजल स्प्रे आप यूज़ करेंगे तभी आपको इफेक्टिव होगा। तो आप कोशिश कीजिए। मुझे यूज करना पड़ेगा? जो स्प्रे आप यूज कर रहे हैं ना नोज के लिए, जो नोज में आपका जो छींक आता है, नाक से पानी आता है, हाँ, तो जो आपका नेजल स्प्रे डॉक्टर साहब ने एडवाइस किया है वो बिल्कुल सही नेजल स्प्रे है। आप उसको 2 बार 2 पफ दोनों नॉस्ट्रिल में सुबह सुबह उठते के साथ आप यूज़ कीजिए उसको। लेकिन जो उसका स्प्रे करने का जो तरीका है आपको बहुत ध्यान से करना है। आप पहले जब भी आप नेजल स्प्रे लेते हैं तो सबसे पहले उसमें स्टीम ले लें थोड़ा सा 5 मिनट के लिए। उसके बाद जो है राइट हैंड से लेफ्ट नॉस्ट्रिल, जो दाहिना हाथ है उसे बाएं नाक के जो आपके नाक है उसके अंदर स्प्रे करें, और जो आपका बायां हाथ है उसे दाएं जो आपका नाक है, नाक का जो छेद है उसके अंदर स्प्रे करें। ठीक है, जब आप सही तरीके से आप स्प्रे करेंगे तो आपको जो ये समस्या है कोल्ड होना, नाक से छींक आना, आपको डेफिनेटली आपको आराम मिलेगा। ठीक है। और हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हुए हैं, ओपी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए बुलंदशहर से। ओपी शर्मा जी अपना सवाल पूछिए। ओपी शर्मा जी आवाज आ रही है आपको, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। लगता है हमारा संपर्क टूट गया है इनसे।
तो लगातार जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, आपने भी बताया डॉक्टर पंकज की नेजल स्प्रे को भी सही तरह से अगर इस्तेमाल करें तब उसका बेनिफिट होता है, तो ये भी क्या कुछ तरीके होते हैं, मतलब कि किस तरह से नेजल स्प्रे करना चाहिए? नेजल स्प्रे जो जनरली जो एलर्जिक राइनाइटिस, जिनको कि नाक का छींक का बहुत समस्या है, नाक से पानी आना है, नाक बंद हो जाता है, ऐसे कंडीशन में हम लोग जो है ट्रॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड नेजल स्प्रे होता है, जो कि बॉडी पे बहुत ज़्यादा अपने नुकसान नहीं करता है, क्योंकि ट्रॉपिकल स्प्रे है। तरीका जो है बिल्कुल सही तरीके से ही नेजल स्प्रे करेंगे, क्योंकि जो स्प्रे का जो डायरेक्शन होता है वो जब तक आपको प्रॉपर तरीके से उसके कांटेक्ट में स्प्रे जाएगा नहीं, जब मेडिसिन पहुंचेगा नहीं, तो आपका लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। इसलिए जो मैंने तरीका बताया है कि जब भी आप नेजल स्प्रे, जो एलर्जिक के राइनाइटिस के पेशेंट हैं जो नेजल स्प्रे यूज़ करते हैं, जिनको आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है, तो स्प्रे लेने से पहले अगर आप स्टीम लेंगे तो जो भी कंजेशन है, जो भी सिक्रेशन है, वो आपका बेहतर हो जाएगा। और फिर जब आप नेजल स्प्रे करेंगे, स्टेरॉइड स्प्रे करेंगे, तो प्रॉपर तरीके से जहाँ पे उसको कांटेक्ट करना है, स्प्रे का जो काम है, तभी वो आपके ऊपर इफेक्ट करेगा। जी डॉक्टर शिखा, अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो क्या बच्चे भी एलर्जी से जूझ रहे होते हैं? डॉक्टर शिखा, आवाज आ रही है आपको? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। डॉक्टर गुलशान, तो क्या बच्चों में भी ये समस्या आम है आजकल? बच्चों में भी एलर्जी हो सकती है, लेकिन ऐसा है कि जो इचिंग है वो बच्चों में कुछ महीनों के बाद आती है। बहुत छोटा बच्चा का इचिंग रिफ्लेक्स आया नहीं होता, तो यूजुअली ये देखा गया है कि लेटर इन द इन्फेंसी, लाइक 6-7 महीने के ऊपर जो है, तो अगर एलर्जी है तो बच्चे को इचिंग एक्जिमाज होते हैं कई, जो कि पैचेस होते हैं, इचिंग होती है, जो सिवियरली इचिंग भी हो सकती है, साथ साथ जुकाम भी हो सकता है। मैम, एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, उदित दिल्ली से जुड़े हुए हैं। उदित, अपना सवाल कीजिए। मैम, मुझे अर्टिकेरिया है और इसका कोई भी डॉक्टर अभी तक स्पेसिफिक मेरे को बता नहीं पाया किस रीजन से होता है। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मुझे ये जानना है कि कभी भी मतलब अपने आप ही ठीक हो जाती है एलर्जी मेरे को, और अपने आप ही बंद हो जाती है, कभी टेम्परेचर की वजह से या कभी कोई स्पाइसी फूड खा लेता हूँ उसकी वजह से, लेकिन मैं दवाई ले रहा हूँ, कोई आराम नहीं होता उससे। शांत, समस्या समझ में आ रही है आपको? आपने क्या, जो मैं समझू, आपने बोला अर्टिकेरिया आपको ना? जी, एक बार फिर से बता दीजिए किस समस्या से जूझ रहे हैं आप? मौसम, जैसे मौसम में बदलाव होगा या फिर कोई भी खान पान में बदलाव होगा, अपने आप ही शरीर पे दाने हो जाते हैं और अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। शरीर पे दाने हो जाते हैं जैसे मौसम में बदलाव होगा। कितने समय से आपको, ये कितने समय से? ये मैम मेरा 3 साल पहले मुझे पेट में दर्द हुआ था, तो एक डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था, बोरोन इंजेक्शन करके। उसके नेक्स्ट डे से मेरी पूरी बॉडी पे रैशेस वगैरह स्टार्ट हो गए थे। फिर ये 15-20 दिन ट्रीटमेंट कराया, उसके बाद ऑटोमेटिक ठीक हो गया। हर 3-3 महीने बाद अपने आप ये एलर्जी स्टार्ट हो जाती है और अपने आप ही ठीक हो जाती है। ये क्या पित्ती उछलने जैसे होता है, जैसे पित्ती है? मैम, पित्ती भी उछलती है या फिर शरीर पे रेड रेड करके निशान भी बनेंगे, या फिर जैसे मच्छर काटता है वो भी होता है, अलग अलग टाइप का है। पूरा तो एग्जामिन करके कहेंगे, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं उससे तो क्रॉनिक स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया ही डायग्नोसिस है। इसमें कई बारी ये प्रॉब्लम लाइफ लॉन्ग भी रह सकती है, तो इसको या तो एंटी एलर्जिक आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से कुछ महीने, जब आपका ये ट्रिगर्ड होता है, जैसे आप बोल रहे हैं कोई चेंज ऑफ सीजन में ट्रिगर होता है, तो उस समय आप एंटी एलर्जिक ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने बोला कि आजकल इंजेक्शंस भी आ गए हैं बायोलॉजिकल्स के, जो कि आप डॉक्टर की कंसल्टेशन और वेरियस टेस्ट के बाद ले सकते हैं। तो ये अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम लाइफ लॉन्ग ऑफ एंड ऑन प्रॉब्लम हो सकती है, आपको अपना लाइफस्टाइल उसी हिसाब से मॉडिफाई करना है। ठीक है डॉक्टर अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हम एलर्जी से बच पाए? देखिए, जहाँ तक अभी जो कॉलर किया था उन्होंने अर्टिकारिया, उन्होंने बोला जो स्पाइसी फूड खाने से भी उनको दिक्कतें आ रही है, तो इन चीजों को अवॉइड करनी चाहिए। एलर्जन तो आप खुद भी देख सकते हैं जो आपको किन चीजों से एलर्जी हुई है, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन की चीजें हैं। अगर एलर्जन तो लाखों में है, आप किस किस चीजों का टेस्ट कराते चलते मिलेंगे, पर आपने ध्यान ये देना है जो आपने क्या खाया, आपने कौन सा सॉप यूज किया, आपने कौन सा ऑयल यूज किया, आपने क्या खाया था, बाहर गए क्या पहने थे, तो इन सब चीजों को ऑब्जर्व करके आप बच सकते हैं इन सब एलर्जी से।
बिल्कुल, यानी कि हमें थोड़ा अपने ऊपर ध्यान रखना होगा कि क्या हम खा रहे हैं और साथ ही साथ हेल्दी खाना हो, जंक फूड से बचें और अपना Definitely. रहन सहन का ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ ही हमारी आज के इस खास निष्कर्ष में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं।